हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनी टॉक्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पे एक डिटेल फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स है, प्रीमियम ब्रांड्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी के मार्जिन्स क्या है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी में कितना पोटेंशियल है और ग्रोथ का, इस इंडस्ट्री में ओवरऑल कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जिसको 130 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं अपना बिजनेस करते हुए इंडिया में। हम कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री इसलिए देखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी कितनी वेल एस्टाब्लिश्ड है, पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, हम कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तब हमें इतना हो जाता है कि हाँ चलो ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। कंपनी ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कंपनी को ये पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो सब चीज़ एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी ही टैकल कर सकती है जब क्राइसिस आते हैं तब। इसलिए कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री हमेशा एक फंडामेंटल पैरामीटर में देखना ही चाहिए हमें। चलिए देखते हैं कि कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री। कंपनी 1888 में सनलाइट सोप के नाम से इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इंडिया में। उसके बाद कई सालों तक कंपनी ने अपने आप को इवॉल्व किया, धीरे धीरे कई सारे मर्जर एक्विजिशंस किए कंपनी ने, और उसके बाद एक ये बहुत बड़ी एफएमसीजी की कंपनी बनी। चलिए देखते हैं कंपनी का इंडियन मार्केट में कैसा फुटप्रिंट है। कंपनी बोलती है कि हर 10 में से 9 घर में हमारा एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होता है, यानी कि 90% ऑफ हाउस होल्ड HUL के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और रही बात ये प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, मतलब कंपनी बोलती है कि 8 मिलियन से भी ज़्यादा स्टोर्स है पूरे इंडिया में जो HUL की ब्रांड्स रखते हैं, जिसमें मेडिकल आ गया, जिसमें बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, होलसेलर्स आ गए, छोटे किराना स्टोर्स आ गए, लार्ज रिटेल चेन्स हो गई, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो गई, ये सब चीज़। 21,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी की खुद की 31 फैक्ट्रीज़ और 15 ऑफिस में काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कंपनी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिले ताकि उससे एक आइडिया आ सके हमें कि कंपनी को क्या चीज़ के बेसिस पे अवार्ड मिल रहा है। एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस 12 साल तक लगातार कंपनी को मिला है। मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ इंडिया में फर्स्ट और ग्लोबली 8th रैंक। टॉप 100 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स की अगर बात करें तो उसमें से 14 HUL की ब्रांड्स हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स और कंपनी किन सेगमेंट्स में काम करती है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम केयर एंड वाटर प्योरीफायर। चलिए इन सेगमेंट्स में देखते हैं कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट्स है। अगर हम फूड एंड रिफ्रेशमेंट की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 20 प्रोडक्ट्स है, जिसमें से आप देख सकते हो 5 to 6 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि किसान केचप, क्वालिटी वॉल आइसक्रीम्स, हॉर्लिक्स, मैग्नम आइसक्रीम, ब्रू कॉफ़ी एंड रेड लेबल टी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कौन सी ब्रांड्स हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 30 ब्रांड्स हैं, जिसमें से कई सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, जैसे कि लाइफ बॉय, डव, पेप्सोडेंट, लक्स, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप एंड पेयर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं कंपनी होम केयर सेगमेंट में क्या बनाती है। सो बेसिकली यहाँ कंपनी के पास 10 ब्रांड्स है, जिसमें से आप देख सकते हो 4 ब्रांड्स बहुत ही पॉपुलर है, विम, सर्फ एक्सेल, रिन एंड एक्टिवहील। अगर हम वाटर प्योरीफायर की बात करें तो कंपनी यूनिलीवर प्योरिट के नाम से वाटर प्योरीफायर बनाती है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। उसके बाद देख लेते हैं कैटेगरी लीडरशिप इन मोर देन 90% ऑफ आवर बिजनेस। कंपनी ये बोलती है कि अगर हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें से 90% ऐसे हैं कि जिसमें हम लीडरशिप है हमारी, यानी कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। चलो देख लेते हैं। स्किन क्लीनिंग में कंपनी बोलती है, स्किन केयर में हेयर केयर, फैब्रिक वॉश, हाउस होल्ड केयर, टी, हेल्थ फूड, केचप। पर्पसफुल ब्रांड स्ट्रेंथनिंग आवर मार्केट लीडरशिप। कंपनी ये बोलती है कि हमारी ऐसी ब्रांड्स है जो हमें मार्केट में हमारा लीडरशिप बना के रखती है, जो एक वैल्यू प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं कस्टमर को। चले देख लेते हैं वो भी कौन सी ब्रांड्स हैं। तो हेयर केयर में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लिनिक प्लस, फैब्रिक वॉश में सर्फ एक्सल, टी में रेड लेबल।
चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि लीडिंग प्रीमियमाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कंपनी की लीडरशिप है और वो पोर्टफोलियो में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई प्रीमियम पोर्टफोलियो मार्केट का है तो वो अगर पोर्टफोलियो में 100 रुपये कंट्रीब्यूट करता है तो एचयूएल का जो है वो 130 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रीमियम की बात करें तो पैर्स हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, लिप्टन ग्रीन टी हो गया, डव सोप हो गया, ताजमहल टी हो गया, पॉपुलर सेगमेंट में लक्स, रिन, रेड लेबल, हमाम, मास सेगमेंट में लाइफ बॉय, एक्टिव व्हील, ताज़ा। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सबसे बेस्ट बात एचयूएल की ये है कि इनके पोर्टफोलियो में हर तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में बात करो तो पैर्स हो गया, पॉपुलर में लक्स हो गया, मास में लाइफ बॉय हो गया, यानी कि महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं, मिड रेंज के भी हैं और सस्ते भी हैं। वैसे ही सर्फ में हो गया, सर्फ एक्सेल, रिन हो गया, एक्टिव व्हील हो गया, जो कि तीनों लेवल को टारगेट कर रहा है। यानी कि कस्टमर कहीं नहीं जाएगा अगर उसको, मतलब हर तरह के ऑप्शंस हैं कंपनी ने दे के रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमने सारी ब्रांड्स देख ली, कंपनी का पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की लीडरशिप है कई सारी ब्रांड में, उस देख लेते हैं कि क्या वो सब चीज़ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होती है। ये है कंपनी का एनुअल इनकम स्टेटमेंट 2016 से 2020 तक। अगर हम सेल्स की बात करें 2016 से 2020 तक कंटिन्यूसली कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ ही हो रही है। रही बात कंपनी के एक्सपेंसेस, वो भी सेल्स के साथ स्लोली इंक्रीज़ हो रहे हैं। हालांकि जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 4000 करोड़ कमाती थी और आज की डेट में बात करें तो 6764 है, जो कि धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। चलिए देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं। 2019 में कंपनी की सेल्स थी 10,103 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुकी है 12,180 करोड़। देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर। 1630 करोड़ था दिसंबर 2019 में, उसके बाद हो गया 1938 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 6000 करोड़ से 7800 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। अब ये चीज़ देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 1 रुपये का भी कंपनी पे कर्जा नहीं है। अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं मान लो, तो ये कंपनी सबसे पहले रिवाइव होगी। इनको 1 भी रुपये फाइनेंस कॉस्ट में नहीं देना है। इनको जो भी खर्चा होगा इनका, कंपनी को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसको सेल्स करनी है, दैट्स इट, वही कॉस्ट, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट करते हो तो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 0। कैश बैलेंस देख लेना, 2750 करोड़ से लेके 5000 करोड़ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है कैश बैलेंस, 2750 करोड़ से 5000 करोड़ तक का, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अर्निंग्स पर शेयर क्या है कंपनी की। 2016 में 19 रुपये थी कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर, 2017 में 20 रुपये हुई, 2018 में 24 रुपये, 2019 में 27 और उसके बाद 31, यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज़ हो रही है। डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर भी सेम टू सेम है, यानी कि कंपनी ने कोई भी ओनरशिप अपनी शेयर इश्यूज़ करके डायल्यूट नहीं करी है, वो की वही है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 30 रुपये से 38 रुपीज़ हो गई है कंपनी की बुक वैल्यू। डिविडेंड कंपनी ने 2016 में 16 रुपये दिया, फिर 17, फिर 20 रुपये, फिर 22 रुपये, फिर 34 रुपये, यानी कि डिविडेंड ऑलमोस्ट डबल कर दिया। कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ी, कंपनी ने डिविडेंड भी डबल कर दिया और कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर भी ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं मार्जिन रेशियोज़। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2016 में कंपनी का 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, उसके बाद 20% रहा, उसके बाद 22%, 2019 में 23% और उसके बाद 26% के आसपास कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे ये पता चलता है कि हाँ कंपनी का जो हार्डकोर मेन ऑपरेशन है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात रही तो 18%, उसके बाद 20%, उसके बाद 22%, 23%, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात रही तो पहले 12% था, फिर 13, फिर 14%, फिर 15 और उसके बाद 16-17% के आसपास करंट, अगर मार्च 2020 की बात करें तो ये सब। उसके बाद देख लेते हैं रिटर्न रेशियोज़। रिटर्न ऑन इक्विटी कहो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर ओनर्स फंड कहो, यानी कि जितना पैसा कैपिटल अपन ने बिज़नेस में डाला था उस कैपिटल पे हम कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर 62% 2016 में था और उसके बाद
आज की डेट की बात करें तो 82%, यानी कंपनी का कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट सब कुछ ये दिखाता है कि कंपनी कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है। कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत ही कम कंपनीज होती है जो आपको मतलब 82% रिटर्न ऑन इक्विटी देती है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अगर आप मतलब एटलीस्ट अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम उसका 25 to 30% रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। अगर इस कंपनी में कोई डेप नहीं है तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। अगर जिस कंपनी में डेप्थ है तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। रिटर्न ऑन असेट की बात करें, यानी कि कंपनी के जितनी भी असेट है, जो टेंजिबल असेट्स बोलो, उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो 2016 में कंपनी ने 27% रिटर्न जनरेट किए थे और वो आज 33% इंक्रीज़ हो चुका है 5 साल में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए वैल्यूएशन रेशियोज़ देखते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री के दूसरी कंपनीज़ के साथ। अगर हम एचयूएल की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 11.80 है और इंडस्ट्री का है अराउंड 8 to 13 के आसपास, यानी कि एचयूएल हाईली अंडर वैल्यूड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अगर पीई की बात करें तो एचयूएल का है 75.46 और अगर डाबर, गोदरेज, इमामी का देखें तो हम 44 to 60 के आसपास है, यानी कि उनके कंपेयर में एचयूएल थोड़ा हाईली वैल्यूएशंस पे चल रहा है। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर देखें तो इंडस्ट्री का है अराउंड 8 to 15 के आसपास और एचयूएल का है 31, जो कि बहुत अच्छी बात है और इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इंडस्ट्री का है 15 to 26 और एचयूएल का 84% है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो इंडस्ट्री का अराउंड 18 to 26 है और एचयूएल का 114%, अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम प्राइस टू सेल्स के हिसाब से देखें वैल्यूएशन तो 13.89 है एचयूएल का और इंडस्ट्री का अराउंड 7 to 11 है, यानी कि थोड़ा सा हम बोल सकते हैं प्राइस टू सेल्स के हिसाब से एचयूएल की वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का लास्ट 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम सेल्स की बात करें तो 9% CAGR के हिसाब से पिछले 10 साल तक कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और अगर ईबिटा की बात करें हम तो 8.90% से हर साल कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है ईबिटा में। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 103 से लेकर 128 तक सस्टेन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में कितना पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंजम्पशन के बेसिस पे कि आगे कंजम्पशन होगा नहीं होगा और कितना पोटेंशियल है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना वर्ल्ड के टॉप 5 में आता है पॉपुलेशन के टर्म्स में और इंडोनेशिया इंडिया और चाइना के भी बाद में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया में कोई चीज़ एक्स टाइम कंज्यूम हो रही है तो चाइना में उसका 4 गुना हो रहा है और इंडिया और इंडोनेशिया में इंडिया से भी ज़्यादा हो रहा है। सो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया के पास अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ का। फिर अगर हम लो प्रीमियमाइजेशन की बात करें तो अगर कोई कंपनी जैसे कि एचयूएल अगर इन सेगमेंट्स में काम करती है प्रीमियम, मिड और मास सेगमेंट में, तो 29% ही रेवेन्यू आता है इनका प्रीमियम सेगमेंट से। तो यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का। और अगर लो पेनिट्रेशन की बात करें, यानी कि बॉडी वॉश, हेयर कंडीशनर, सूप, डिश वॉश लिक्विड और बॉडी लोशन वगैरह, इन सब में भी अभी कस्टमर्स उतनी बाइंग नहीं कर रहे हैं जितनी होनी चाहिए, यानी आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत डिमांड रहेगी। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि एफएमसीजी सेक्टर में कहीं ना कहीं नेक्स्ट 10 ईयर्स में अभी भी पोटेंशियल है और ग्रोथ शो करने का, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लो कंजम्पशन मार्केट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं सेल्स चैनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी ने कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ किया और अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करी। अगर हम सबसे पहले जनरल ट्रेड की बात करें, यानी कि कंपनी ने एक शिखर एप्लीकेशन बनाई है जिससे सारे इंडिया के रिटेलर्स इस एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कंपनी डायरेक्टली उनके स्टोर पे जाके उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगी। अगर हम बात करें इससे कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ है, तो आप देख सकते हो कि एवरेज ऑर्डर्स पर मंथ 6 गुना होने लग गए हैं। और दूसरी चीज़ 3.4 लाख लोग हैं जिन्होंने इस पर रजिस्टर्ड किया है। दूसरा है ई कॉमर्स, कंपनी ई कॉमर्स के थ्रू भी अपनी सेल्स को टारगेट कर रही है आफ्टर कोविड, क्योंकि अगर आप देखोगे पोस्ट और प्री कोविड की बात करें तो कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ दोनों डबल हो चुकी है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितनी सेल्स होती थी वो अभी डबल हो गई है। और अगर मॉडर्न ट्रेड की बात करें तो आप कभी डीमार्ट या ऐसी कोई भी बड़े सुपर स्टोर में जाते हो तो ये डिफरेंट वे में मार्केटिंग करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखें और उसकी वजह से सेल्स होती है। सो ओवरऑल कंपनी
डे बाय डे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी सेल्स बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस क्या किए हैं रिसेंटली कंपनी ने। सो अगर हम 2016 की बात करें तो कंपनी ने इंदुलेखा एक्वायर किया, 2018 में आदित्य मिल्क एक्वायर किया, 2020 में ऑर्लिक्स एंड वीवॉश एक्वायर किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का नेचुरल और आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो क्या है जो कंपनी धीरे धीरे डेवलप कर रही है। सो अगर लीवर आयुष की बात करें जो कंपनी ने हालांकि 2016 में ही एक्वायर करा है, फिर नेचर प्रोटेक्ट जो भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, फिर स्पेशल ब्रांड्स में अगर बात करें हम इंदुलेखा और अमाम जो भी आयुर्वेदिक सेगमेंट्स में है, और जो कंपनी के करंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कंपनी ने अपना डेवलपमेंट किया है, जैसे क्लिनिक प्लस नेचुरल हो गया, पैर्स नेचुरल, ग्लो एंड लवली आयुर्वेदिक केयर, फिर लाइफ बॉय नीम, रेड लेबल नेचुरल केयर। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे आयुर्वेदिक सेगमेंट में भी अपने आप को डेवलप कर रही है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रह सके। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इनोवेशन और एक्सपांशन में क्या है। इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इन नासेंट कैटेगरीज। नासेंट का मतलब जो प्रोडक्ट्स रिसेंटली डेवलप किए गए हैं उसमें कंपनी कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और उसमें रेवेन्यू आए उस प्रोडक्ट से। सो जैसे कि सर्फ एक्सेल लिक्विड हो गया, विम लिक्विड हो गया और डव बॉडी वॉश हो गया। फिर अगर हम बात करें बिल्डिंग लिक्विड पोर्टफोलियो, यानी कि एक ही तरह का प्रोडक्ट है लेकिन उसके फॉर्म्स चेंज कर रही कंपनी, जैसे कि सोप से पाउडर और पाउडर से लिक्विड। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपांशन अक्रॉस सेगमेंट, यानी कि जैसे कंपनी पहले अगर सोप बनाती थी तो सोप, शैम्पू, कंडीशनर, तो अब कंपनी ने उसी में डव बॉडी वॉश और डव हैंड वॉश बनाने लग गए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं लीडिंग विद इम्पैक्टफुल इनोवेशंस में क्या है। अगर हम बात करें इम्पैक्टफुल इनोवेशंस, यानी कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ही इनोवेशंस ला रही है टाइम टू टाइम। जैसे कि आप देख सकते हो पहले कंपनी के पास विम सोप था, विम लिक्विड बनाया, अब कंपनी ने डिश वॉशर टैबलेट्स बना दी। फिर लॉन्ड्री सैनिटाइज़र, लाइफ बॉय लॉन्ड्री सैनिटाइज़र, जो कि एक अच्छी बात है। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स ला रही है, जिस चीज़ के मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं वैल्यू क्रिएशन। सो अगर हम बात करें कंपनी के चार्ट पैटर्न की तो यहाँ से यहाँ तक है जो कि एक अप ट्रेंड में है। और अगर कंपनी की 2010 की मार्केट प्राइस की बात करें तो 239 था, और अगर अभी करंट में अगर हम बात करें तो अराउंड 2300 और 2200 के आसपास चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर 10 ईयर्स की बात करें तो 239 की चीज़ आज अराउंड 2400 हो, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप जितना लंबा आपका होल्डिंग पीरियड होगा उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको जनरेट होंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पहले प्रमोटर की होल्डिंग 67 थी, अब 61 हो गई है। FII की होल्डिंग 12% से इंक्रीज़ होकर अराउंड 15% हो गई है। DIA की बात करें तो 6% से होकर 11% के आसपास हो गई है। और पब्लिक की बात करें तो हमेशा की तरह 13.81 से कम हो गए 12.47 हो गई है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी है। जैसे कि अगर हम DIA की बात करें तो उनमें कौन है मेजॉरिटी होल्डर्स, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है 3.18%, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का 3.07। ये भी देख सकते हो आप। FII में मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 1.02%। कहने का मतलब यही है कि अगर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इन कंपनीज़ में पैसा डालते तो हम रिटेल इन्वेस्टर क्यों इसमें हमारा कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए अगर मैं समरी में अगर कहना चाहूँ आपको ओवरऑल, बिज़नेस बहुत सिंपल और ईजी था समझने के लिए। कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री स्टॉक है जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, 50+ ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है। फिर कंपनी के पास कैश फ्लोज बहुत ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के आगे। फ्यूचर अपन ने प्रोडक्ट्स देखे, इनोवेशंस देखे, कंपनी क्या डेवलपमेंट कर रही है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं हाँ कि अभी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है। फिर स्टॉक भी काफ़ी लेस वॉलेटाइल है, मतलब धीरे अप ट्रेंड में चलता रहता है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट 10 साल में 20 to 25% के अंदर रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।